डियर स्टूडेंट, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट इशू होगा इसी टॉपिक से ही है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के साधन, विधि, तकनीकी उपाय, मेथड्स, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, कंट्रोल ऑफ जुडिशरी ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं। एक सिंपल रेमेडीज, साधारण उपचार, न्यायपालिका किस प्रकार प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण या प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करेगी, और दूसरा जो रेमेडीज है वह है एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अनएक्सेप्शनल, असाधारण उपचार। दोनों को मैं अलग अलग काफ़ी डिटेल बताऊंगा और फिर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं, ढेर सारी लिमिटेशन है और कैसे हम उसको इफेक्टिव बनाएंगे, या कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं खुद कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से। तो वो सारी चर्चाएं हम करके इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रेमेडीज है, सिंपल साधारण उपचार हिंदी माध्यम, वह सरकार के विरुद्ध अभियोग, सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। दूसरा है सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग, सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। तीसरा है, बहुत बड़ा ये रेमेडीज है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। एंड फाइनली है एसेसरी अपील, कानूनी अपील। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। चूंकि भारतीय संविधान के द्वारा ही नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। संविधान निर्माता इस तथ्य से भली बात परिचित थे कि भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाही नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं, हनन कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300, आर्टिकल 300 में भी यह प्रावधान किया गया है कि सरकार के किसी भी एक्ट, कार्य के प्रति क्या किया सकता है, न्यायपालिका के समक्ष सरकार के कार्य को चुनौती दी जा सकती है। मतलब सरकार यदि ऐसा कोई कानून लाता है, जैसा भी देखिए आप, किसान के लिए तमाम कानून बनाया गया था, लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजर्व रखा, लेकिन उसके पहले सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया। तो ऐसे ढेर सारे इशूज हैं। जब सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाता है या पॉलिसी बनाती है जो नागरिकों के हितों के अगेंस्ट हो, या उससे किसी नागरिक के स्वतंत्रता या अधिकारों पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम पीड़ित व्यक्ति या नागरिक क्या कर सकता है, कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो नेशन हेड्स हैं उनके एक्ट के खिलाफ, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके एक्ट के खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते, कुछ एक्सेप्शन के साथ। यहाँ पे सब एक्सेप्शन है। ब्रिटिश कालीन भारत में इसको एक अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया था। ब्रिटिश भारत के संप्रभु कार्य या गैर संप्रभु कार्य। संप्रभु कार्य जो देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता, रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उन कार्यों के खिलाफ नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकता था। हालांकि ब्रिटेन ने इसे 1947 में क्राउन एक्ट के द्वारा संशोधित कर दिया। अब ब्रिटेन में ऐसा क्राउन या सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर उसका कोई भी एक्ट है जो नागरिकों के हितों पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायपालिका में जाएगा। लेकिन भारत में अभी भी कमोबेश यह स्थिति बनी हुई है इस ब्रिटिश लेगेसी में कि सरकार के संप्रभु कार्यों के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। मतलब सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया सकता, सूट्स नहीं फाइल किया सकता है। हालांकि इसमें डिफरेंट जो कोर्ट के डिसीजन आ रहे हैं बहुत ही प्रगतिशील हैं। कुछ इसमें भी संप्रभुता की सीमा, बाउंड्री को डिफाइन किया जा रहा है कि संप्रभुता के ओट में सरकार अपने हिडन एजेंडा को लागू न कर पाए। तो धीरे धीरे हमारी भी जो कोर्ट सिस्टम में मैच्योर हो रही है, और इस प्रोविजन में रिफॉर्म, इस प्रावधान में सुधार हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति यह है भारत में कि सरकार के संप्रभु कार्यों को, हालांकि संप्रभुता की बाउंड्री डिसाइड हो रही है, मैंने भी पीछे बताया, लेकिन अभी भी संप्रभु कार्यों के खिलाफ चैलेंज नहीं किया सकता है। गैर संप्रभु कार्यों के खिलाफ कोई भी नागरिक जिसके हित प्रभावित होते हैं कोर्ट के शरण में जा सकता है। सरकार को
के खिलाफ अभियोग प्रस्तुत कर सकता है। सरकार एक पक्ष के रूप में न्यायालय में उपस्थित होगी। सुनते होंगे सरकार बनाम तमाम केसेस नहीं आते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम केरल, सो यहाँ पे सरकार मीन्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। मैं आर्टिकल जब आपको 12 डिफाइन करूंगा, 13 डिफाइन करूँ तो वहाँ डिटेल बताऊंगा राज्य की परिभाषा में 12 में संविधान में। ठीक है। दूसरा देखिए, सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इनके खिलाफ भी सूट्स फाइल किया सकता है। मतलब मैंने पीछे बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ एक्सेप्शन है भारत में, उनके खिलाफ जब तक वो पद पे हैं उनके खिलाफ सूट्स क्रिमिनल और सिविल फाइल ले सकता है। बाद में या 2 माह की प्रायर नोटिस पे सूट्स फाइल किया सकता है। लेकिन अन्य जितने पदाधिकारी हैं जो प्रशासनिक एजेंसी में हैं, मिनिस्टर से लेके और ब्यूरोक्रेसी तक, यदि इनका कोई ऐसा कार्य या आचरण है या कोई ऐसा इनका कानून है या इनका कोई नीतियां हैं जिससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसके हितों को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? अर्थात स्पष्ट है कि सरकारी अधिकारियों को आम नागरिकों की भांति न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। इनके खिलाफ वाद या सूट्स या अभियोग जारी होता है और इनके खिलाफ मुकदमे दायर होते हैं। तीसरा है न्यायिक समीक्षा। ये बहुत बड़ा अधिकार है कोर्ट का, जुडिशियल रिव्यू। क्या है ये अधिकार? संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार या स्वतंत्रता, यदि उसका कहीं से कोई वायलेशन हो रहा है प्रशासनिक उपकरणों के द्वारा, तो निश्चित ही न्यायपालिका क्या करेगी? उन कानूनों की, उन प्रशासनिक एजेंसियों के सत्ता की समीक्षा करेगी या कार्यों की या नीतियों की समीक्षा करेगी। जुडिशियल रिव्यू, सिंपल वर्ड। मतलब कोई भी कार्य अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए, सत्ता से परे नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायरस मीन्स जो सत्ता दी गई है प्रशासनिक एजेंसी को, उसी सत्ता के अंदर, मैंने पीछे बताया था सर्कमस्टेंसेस में, उसी सत्ता के अंदर ही रहकर कार्य करना है। यदि कोई प्रशासनिक उपकरण सत्ता से परे, अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड अथॉरिटी कार्य करता है जिससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा, मतलब उन प्रशासनिक कानूनों, नीतियों या कानूनों की समीक्षा करेगी। प्रशासनिक कानून भी होता है, आपका टॉपिक है, डोंट वरी। ठीक है। लास्ट में है कानूनी अपील, स्टैट्यूटरी अपील। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब हुआ कि संसद जो कानून बनाता है या प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा उन कानून के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है किसान बिल, विधेयक कानून बना, तो उस कानून की भी नागरिकों को लगता है, जैसे किसान यूनियन को लगा कि इससे किसानों के हित प्रभावित होंगे, एमएसपी वगैरह या जो 3 अन्य कानून थे। अब डिटेल तो कभी इस पर चर्चा मैं करूंगा, क्या था वो बिल संविधान में। तो इसके खिलाफ भी आप पीड़ित व्यक्ति या नागरिक कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है, जो कानूनी अपील के अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून या प्रशासन की नीतियों की भी जांच, यहाँ कार्यों की है, यहाँ नीतियों अभी बनी हुई है, कानून अभी कानून बनाया गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, नीतियां बन रही है। लेकिन अगर नागरिक को लगता है कि ये कानून लागू होने से या नीतियां लागू होने से हित प्रभावित होंगे, तो उस कानून की भी जांच कानूनी अपील के माध्यम से न्यायपालिका कर सकती है। तो ये सिंपल राइट्स हैं कोर्ट के प्रशासन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए। इसके अलावा भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल हैं जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है, और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को अधिकार प्राप्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज, असाधारण उपचार के रूप में डिफाइन किया गया है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32, संविधान को चलाना है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग या आर्टिकल 226 का प्रयोग करना है। क्या है ये? इसको थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं आपको। अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर क्या है, थोड़ा समझ लीजिए प्लीज।
आर्टिकल 32 का प्रयोग कोई नागरिक तभी करेगा जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति, अब मौलिक अधिकार क्या है बताया जाएगा। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। लेकिन 226 में व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स हो या सामान्य अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार है, सिंपल राइट्स, अगर दोनों में कोई वायलेट हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति, अफेक्टेड पीपल, कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि वो अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट पर। अंतर दोनों है, दोनों में सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के वायलेशन पर इंटरफेयर करेगा और हाई कोर्ट सिंपल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ, दोनों के वायलेशन पर इंटरफेयर करेगा। और इसमें संविधान में 5 याचिकाएं, छठा अलग से मैंने बताने का प्रयास किया, दूसरा है उसकी मैं चर्चा करूंगा। पहला है हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश मीडियम, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। तीसरा है उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। चौथा है तीसरा है प्रसेद, प्रोहिबिशन। चौथा सर्टियोरेरी, उत्प्रेषण। और पांचवा है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल कर दूं, समझा दूं आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसका जो लैटिन मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। इससे क्या मतलब हुआ? पहले तो समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अधीन हैबियस कॉर्पस किसको इशू करेगा? मैंने यहां लिखा पब्लिक और प्राइवेट बोथ। ये पब्लिक और प्राइवेट, ये पर्सन या एजेंसी हो सकती है, मतलब कोई सरकारी सिविल सर्वेंट या कोई सरकारी नौकर या सिविल सेवक या सरकारी एजेंसी या कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट एजेंसी, दोनों के खिलाफ जारी होगा। और इसका देखिए लैटिन वर्ड टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब यह याचिका न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है, रिट को तब इशू किया जाता है जब किसी व्यक्ति ने, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, सरकारी अधिकारी हो सकता है वो, पुलिस या कोई अन्य, या प्राइवेट कोई मसल्समैन, गनमैन, दोनों को इशू होगा। उस व्यक्ति को जारी करता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को डिटेन किया, बंदी बना कर रखा है। न्यायालय कहता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर, टू हैव द बॉडी ऑफ, सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्यायालय उसके डिटेनेशन, बंदी बनाए जाने के औचित्य पर विधि पूर्वक विचार करे कि आपने जो बंदी बनाया है, आपने जो अरेस्ट किया, जो डिटेन किया है, दैट इज लीगल और नॉट। बड़े केसेस आए। अब केस चर्चा यहाँ पे संभव नहीं है। जैसे बिहार में अपहरण उद्योग में छात्रों को बंदी बनाया गया, वहाँ पे हाई कोर्ट ने इसी याचिका को जारी किया। पुलिस के बंदी बनाए जाने पे यही याचिका जारी होती है। मतलब किसी व्यक्ति ने अन्य किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति सरकारी या निजी, प्राइवेट कोई हो सकता है, निजी कोई हो सकता है, अगर किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बनाया है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। न्यायालय विचार करेगा कि उसका डिटेनेशन है वह लीगल है या नहीं, सिंपल। अब डिटेल कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, ये सब संविधान क्लास में, ठीक है। दूसरा, ये दो ध्यान दीजिए, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ऑफिशियल या पर्सन के खिलाफ, मतलब पब्लिक ऑफिशियल और प्राइवेट पर्सन दोनों के खिलाफ यह याचिका जारी होगा। दूसरा देखिए परमादेश, इसकी ब्यूटी क्या है? मैंडेमस तभी जारी होगा जब कोर्ट को यह लगे कि जो व्यक्ति है, अफेक्टेड पीपल, सिटीजन, कोई भी, उसके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है न्याय प्राप्त करने का। मीन्स यह याचिका डिस्क्रिशन पे है, स्वविवेक पे है, किसके? न्यायालय के। न्यायपालिका डिसाइड करेगा कि मैंडेमस जारी होगा या नहीं जारी होगा, परमादेश जारी, परम आदेश
देखिए इसका है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। और यह याचिका सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यक्ति या सरकारी एजेंसी को जारी होगा, प्राइवेट व्यक्ति को जारी नहीं होगा, प्राइवेट एजेंसी को जारी नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर आज तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट व्यक्ति ढेर सारे कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए है, घबराई मत, मेरे पास है, उसका भी मेरे पास नहीं, कोर्ट के पास उसके लिए भी एक याचिका है, उसको मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 में 226 में उसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसका यूज बहुत बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंसी है, भारत भी धीरे धीरे, भारत में भी कोर्ट धीरे धीरे इस याचिका का प्रयोग कर रहा है, बाद में बताएंगे। मैंने बताया वी कमांड, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, सर्वोच्च आदेश ही। मैंने बताया कि यह सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी होगा या सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी होगा। क्या इस याचिका में कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, क्या कमांड करता है कि सरकारी अधिकारी जो उसका लीगल ड्यूटी है, जो विधिक कार्य है, कर्तव्य है, उसको वह उस कर्तव्यों का विधि पूर्वक पालन करे। जैसे आप जाते हैं कोई सरकारी एजेंसी के पास, निवास प्रमाण पत्र बनाना, राशन कार्ड बनवाना या बंदूक का लाइसेंस बनवाना या सो मेनी वर्क, परमिट लेना, तो सरकारी अधिकारी आपको डिनाई करता है। उसका वो लीगल ड्यूटी है, उसका वह कानूनी कर्तव्य है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या थाने में आप जाते हैं FIR दर्ज कराने, होता दर्ज। पहली बात तो आप थाने में घुसने से डरते हैं, डर तो मुझे भी लगता है यार। पुलिस, ब्रिटिश कालीन पुलिस, बताएंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी सिर्फ चेहरे बदले हैं, स्वभाव नहीं बदला है। तो उसके लिए बेटा पुलिस से जिम्मेदार नहीं है। हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो अभी भी ब्रिटिश लेगेसी पे बेस्ड है, जो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे डोमिनेंस है पुलिस सिस्टम पे, चर्चा इसकी करेंगे बहुत डिटेल टॉपिक में। तो आज पुलिस FIR नहीं राज कर रही है, या नगर निगम आपको जन प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, ढेर सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को ये लगता कि नहीं साहब आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं था, तो वह कौन सा याचिका जारी करेगा, मैंडेमस, और कहेगा उस अभिकरण से या उस सरकारी अभिकरण और सरकारी व्यक्ति से कि वो अपने विधि पूर्वक अपने कार्यों को विधि पूर्वक संपादित करे, जो उसकी लीगल ड्यूटी है उसको पूरा करे। अक्सर आप देखते हैं कोर्ट अक्सर फटकार लगाती है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप क्यों लापरवाही, इसी का यूज होता है, मैंडेमस का, बहुत पॉपुलर है। दो याचिकाएं देखिए यहाँ पे आपस में कोरिलेटेड हैं, एक है प्रोहिबिशन प्रतिषेध और एक है उत्प्रेषण सर्टियोरी, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड और सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड। दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों याचिकाएं कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स, पढ़ाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हिंदी मीडियम, जिला न्यायालय, अवर न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यह प्रशासनिक एजेंसियों को जारी नहीं होता है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स का जारी होता है या कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी होता है। पहले में क्या किया जाता है, प्रोहिबिटेड, ये कंप्लीटली नेगेटिव है, ये सीधे सीधे क्या करता है कि जो लोअर कोर्ट या जो ट्रिब्यूनल्स है उसके पास जिस मुकदमे का वो विचारण कर रहा है, जिस मुकदमे में वो फैसला देने जा रहा है, उस पर रोक लगा दे। ठीक है, मतलब वह मुकदमा जो लोअर कोर्ट में प्रपोज्ड है, प्रस्तुत है, प्रेजेंट है, उस मुकदमे पर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स कोई निर्णय नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लोअर सेशन कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अलग, लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र अलग, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। जब आपको कोर्ट पढ़ाया जाएगा संविधान में, वहां बताया जाएगा। तो कोई भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कोई निर्णय देना चाहता है या उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और मुकदमा आया और
32 या 226 32 और 226 के अधीन अफेक्टेड पीपुल अगर गया कोर्ट में तो कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा देता है। इसीलिए इसे कहा गया है इट इज निगेटिव डिस्ट्रक्टिव, मतलब वह न्यायपाल लोअर कोर्ट को कार्य या ट्रिब्यूनल को कार्य नहीं करने दे रहा है। दूसरा क्या है, सर्टियोरी, यह नकारात्मक है। पहला, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। सकारात्मक कैसे है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अच्छा ये भी कॉमन बता दिया मैंने कि सर्टियोरी भी सिर्फ और सिर्फ किसके खिलाफ इशू होगा, जारी होगा, रिट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ, ठीक है। मतलब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स ने किसी भी बात पर अपना जजमेंट दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अपने पास निर्णय आने के बाद अपने पास जांच के लिए बुला सकता है कि जो निर्णय दिया गया है उस जजमेंट से वह क्या करता है, इंक्वायरी करता है कि वह जजमेंट लीगलिटी वैधानिकता है या नहीं, या जजमेंट सही दिया गया या नहीं दिया गया। अर्थात इन दोनों बेसिक डिफरेंसेस क्या हो गया, यह कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है, निगेटिव है। इसमें निर्णय आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक लगाता है, मतलब यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। समानता क्या है कि दोनों जो रिट इशू होते हैं, जारी होते हैं, दोनों याचिका वह सिर्फ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी नहीं होते हैं। और लास्ट में है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। यह सरकार, इसका शुद्ध हिंदी है सरकारी पद के दावे की वैधता की जांच करना। इस याचिका के माध्यम से कोर्ट किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के नियुक्ति के वैधता की जांच करता है कि वह लीगल प्रोसीजर से नियुक्त हुआ या नहीं हुआ है, मतलब नियुक्ति का जो वैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार नियुक्ति हुई या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उसकी नियुक्ति रद्द हो जाती है। जैसे यूपी पीसीएस के चेयरमैन मिस्टर अनिल यादव जी थे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस था, उसके बावजूद वो चेयरमैन बनाए गए थे। इसी आर्टिकल 226 के अधीन यही याचिका जारी किया था हाई कोर्ट ने। या तमाम शिक्षक भर्ती में फर्जी डिग्रियों पर नियुक्ति हुई, या पुलिस में फर्जी डिग्रियों पर नियुक्ति हुई, तमाम जगहों पर ऐसी नियुक्ति होती है, तो उसकी जांच इसी याचिका के थ्रू कोई भी प्रभावित व्यक्ति, अफेक्टेड पीपल, क्यू वारंटो जारी करवाएगा। कोर्ट का ये काम है। या किसी ने विकलांग का सर्टिफिकेट लगवा लिया, अनुसूचित जात जनजात का सर्टिफिकेट फर्जी लगवाया, फ्रीडम फाइटर का फर्जी लगवाया, ऐसे तमाम केसेस पड़े हुए हैं, तो इसी याचिका के थ्रू सरकारी पद के दावे की वैधता, लीगलिटी की जांच जाती है। तो ये 5 याचिकाएं। यहाँ मैंने बताया था मैंडेमस केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ है। तो मैंने कहा था आज का जो समय है वह धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो अमेरिका में एक याचिका है व्यादेश, हिंदी में इंजक्शन। अगर मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी से कोई सर्विस ले रहे हैं, आजकल तो सरकार एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे का भी धीरे धीरे हो रहा है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, तो आप उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कोर्ट के प्रति, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। इंजक्शन व्यादेश, यह केवल प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, निजी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ जारी होगा कि जो उसका कार्य है उस कार्यों को वह पूरा करे। मतलब अब निजी क्षेत्र भी नहीं बच सकते हैं। ये अमेरिका के ही पैटर्न को इंडिया में धीरे धीरे अडॉप्ट किया जा रहा है और कोर्ट के कई फैसले में इंजक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। जीएस में भी कई बार पूछा गया इस याचिका के बारे में। तो ये आपको मैंने बता दिया, बाकी संविधान में और डिटेल करेंगे इसका। यहाँ मैंने बता दिया लोक प्रशासन में मेंस ओरिएंटेड कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के साधन क्या है, विधि या तकनीकी क्या है। 2 चीज़ें और रह गई हैं, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टॉप पे, प्रशासन पर, लास्ट इशू है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या क्या हैं। न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं और इसको कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, एवं
प्रभावशाली बनाने के उपाय लास्ट का ये मुद्दा है, प्रभावशाली बनाने जो समस्या है उसी को हम दूर करेंगे कि उपाय डिवाइस। तो कई समस्याएं हैं। न्यायपालिका प्रशासनिक एजेंसियों पर पहला जो समस्या बाह्य नियंत्रण है, एक्सटर्नल कंट्रोल है। इसका क्या मतलब हुआ? न्यायपालिका स्वयं पहल नहीं करती है। पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब न्यायपालिका के समक्ष अभ्यावेदन या उपस्थित होता है तब न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। आप कहेंगे सर आजकल तो सुमोटो आ गया, ठीक है, अभी सुधार में वो बताएंगे, लेकिन न्यायपालिका स्वयं पहल नहीं कर सकती है। पीड़ित व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का समूह न्यायपालिका के समक्ष अभ्यावेदन करता है, तब जाकर न्यायपालिका जांच करती है या नियंत्रण स्थापित करती है। पहली सीमाएं हो गई। हालांकि इसमें कुछ हद तक सुधार हुआ है। यही मैं बताता चलूं कि अब कोर्ट सुमोटो, स्वपहल, तमाम आप देखते होंगे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो कोर्ट क्या करता है? सुमोटो याचिका, या सरकारी एजेंसी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो वहां पर सुमोटो याचिका जारी हो जाती है। सुझाव साथ साथ बताते चल रहे हैं, समस्या भी और उसका निदान भी। तो न्यायपालिका के द्वारा यह पहल कौन कर रहा है? खुद कोर्ट कर रही है। दूसरी सीमा क्या है या समस्या क्या है? जैसे जैसे प्रशासनिक या वेलफेयर कार्य, कल्याणकारी कार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन के मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जितना प्रशासनिक मुकदमों, भाई बट नेचुरल है, वेलफेयर करेगा कौन? सरकार। किसके माध्यम से? एजेंसी कौन है? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। बट नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो कल्याणकारी कार्यों की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासनिक मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, और मुकदमों की संख्या बढ़ रही है तो न्यायपालिका का वर्कलोड भी बढ़ता जा रहा है। और तीसरा जो प्रॉब्लम, दोनों की एक साथ में समाधान दे रहा हूं। तीसरी समस्या क्या है? प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति टेक्निकल होती जा रही है। साइबर, आज का युवा देखिए कंप्यूटर मोबाइल हाथ में लेके बैठेगा, घर में पति देख रहा है, सबके हाथ में क्या है? मोबाइल। यही है कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का बढ़ता प्रयोग, आईटी का। तो क्राइम का नेचर बदल रहा है, अपराध की प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। और न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य न्यायाधीश होते हैं। उन्हें क्या चाहिए? साक्ष्य। वो साक्ष्य के रूल ऑफ एविडेंस, वो साक्ष्य के नियम पे कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक नियंत्रण कमजोर होगा। तो इन दोनों का समाधान क्या है? वर्कलोड बढ़ रहा है, अलग कोर्ट बन रहा है, जन अदालत, पब्लिक कोर्ट, फैमिली कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, हाँ, इसके अलावा ढेर सारे कोर्ट बनाए जा रहे हैं। किस लिए? कि जो मुकदमों की संख्या बढ़ रही है उसका निस्तारण अलग अलग, हालांकि इसमें डिस्प्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट योगदान देता है, स्टेट गवर्नमेंट योगदान देता है, फंडिंग को लेकर समस्याएं आती हैं। जो इस प्रकार के कोर्ट बनाए जाते हैं, पारिवारिक न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, मित्र न्यायालय, तमाम न्यायालय बनते हैं, ठीक है। तो उसमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसने सामान्य न्यायालय के कार्यबोझ को कम किया है। और साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके लिए भी साइबर कोर्ट की व्यवस्था या की जा रही है। तो निश्चित ही ये भी जो समस्या है या सीमाएं हैं, इसका भी समाधान मैंने साथ दिया। देखिए, सीमा भी बता रहे हैं, समाधान भी बता रहे हैं दोनों। तीसरा या जो भी नंबर है, चौथा, न्यायपालिका मौलिक रूप से घटना घटने के बाद हस्तक्षेप करता है। मतलब कहते लोग पोस्टमार्टम कार्य, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि न्यायपालिका का जो इंटरफेरेंस होता है घटना घटने के बाद। अब इसका समाधान क्या बताएंगे आप? अब इसके लिए न्यायपालिका सुमोटो तो कर रहा है, लेकिन वो भी कब हो रहा है? घटना घटने के बाद।
अब यहाँ पर फेलोनेस जुडिशरी की नहीं है, यहाँ पर फेलोनेस देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, जैसे इस प्रकार की घटनाओं में पुनरावृत्ति न हो। केस स्टडी करें, बताएंगे उसके बारे में बाद में। नेक्स्ट क्या है, न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल, धीमी और खर्चीली है। तारीख पे तारीख, याद है सनी देओल का पिक्चर, देखा होगा आपने, पिक्चर का नाम मैं मिस कर रहा हूं। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, देर से प्राप्त न्याय अन्याय है। मतलब न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, बहुत ही डिलेइंग है, विलंबकारी है, और बहुत ही एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है, आम व्यक्ति जो गरीब है उसकी पहुंच न्यायपालिका तक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी सुझाव है कि सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर न्यायालय में लीगल सेल स्थापित किया गया है, जो गरीब, अनुसूचित जात जनजात, महिला, पीड़ित, ऐसे जितने व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता और आर्थिक सहायता भी देता है। ये भी व्यवस्था किया गया है। इस जो सीमा है इसका भी समाधान बता दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया को फ्लैक्सिबल बनाया जाए, लचीला बनाया जाए। मोबाइल कोर्ट वगैरह मैंने भी उदाहरण दिया है, तुरंत न्याय मिले। न्याय भाई जस्टिस भगवती PN भगवती जी ने क्या कहा था, न्याय दिखना चाहिए, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और न्याय गरीबों को मिले, पूंजीपतियों को न्याय मिले तो वो न्याय नहीं है। सच्चा न्याय वह है जो पीड़ित, शोषित, गरीब, आम जनता को प्राप्त हो। तो अभी है इसमें समस्या है, लेकिन सुधार हो रहा है। हम हमेशा एज ए ब्यूरोक्रेट्स या मेंस में राइटिंग लिखते समय हमेशा प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव रहेंगे, प्रगतिशील या सकारात्मक रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि खुद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें देखिए रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, करप्शन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जजेस की नियुक्ति में ढेर सारे आप देखते होंगे, वंशवाद, क्रोनिज्म, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अभी भी सूचना का अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भाई आप जजमेंट दे रहे हो, आप बाकी दो एजेंसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को डायरेक्शन दे रहे हो, जो मूल कार्य आपका नहीं है। कल इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो खुद आप भी तो ट्रांसपेरेंट रहो, आप पे भी तो जनता ट्रस्ट करे। तो ये भी एक सीमा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, वंशवाद, जजेस की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्पष्ट नहीं है। ढेर सारी समस्याएं हैं, इसका भी आप सुझाव दे सकते हैं। सूचना का अधिकार के अंतर्गत खुद लाना चाहिए कोर्ट को। जजेस नियुक्त होने के पहले अपनी प्रॉपर्टी की घोषणा करें, प्रत्येक साल घोषणा करें। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने रिलेटिव, मतलब पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव भी सब आते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लाएं, जनता को ट्रस्ट मिले, त्वरित निर्णय दें, ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और क्या समस्या है, अभी आपने बताया कि न्यायपालिका के ऊपर मुकदमों का बोझ, भारत का पॉपुलेशन देखिए, कोर्ट में जस्टिस की संख्या देखिए। इसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास किया था यूपीए गवर्नमेंट के समय में। कानून मंत्री थे मिस्टर वीरप्पा मोइली, उन्होंने एक बिल लाया था, जीरो पेंडेंसी बिल। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन था। दुर्भाग्य से यह बिल लागू नहीं हो पाया। तो ऐसे बिल जरूर लागू होने चाहिए, जीरो पेंडेंसी बिल। शून्य निपटान, मतलब एक भी मुकदमे ना हो, इसके लिए अलग से कोर्ट बनाना पड़ता है, खर्चे बढ़ते। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा और आप क्या कह सकते हैं, न्यायिक अमेरिका में देखिए, वहां पे क्या है, जुडिशियल अकाउंटेंसी बिल लागू है, न्यायिक जवाब। आप कह रहे हो कि हमारी कोर्ट अमेरिका के पैटर्न पे है, तो 1982 में वहां पे न्यायिक जवाबदेहिता कानून लागू है। भारत में भी न्यायिक जवाबदेहिता कानून लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः इन सीमाओं के बावजूद आपने सुझाव भी दे दिया, न्यायपालिका प्रशासनिक एजेंसियों पर या अन्य जो सरकारी मशीनरी है प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर रही है।
उपरोक्त सुधारों के द्वारा न्यायिक नियंत्रण को और प्रभावशाली बनाया जाएगा और जो समाज के डिप्राइव्ड क्लास है उनको भी, उन्हें और महिलाएं या शोषित जो हैं उन्हें न्याय प्रदान किया जाए, जो न्याय का मौलिक परिभाषा है, मौलिक उद्देश्य है। तब जाकर प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण संपूर्ण होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप एक काम करिए, आप तीनों वीडियो एक साथ देखिए। प्रशासन पर जो पीछे मेरा वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते जाके, प्रशासन पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और तीनों की एक कंपैरेटिव स्टडी करिए, तो तीनों में आप बहुत बेहतर समझ पैदा होगा। अब कल का जो मुद्दा होगा, नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा मुद्दा होगा वो होगा न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक निरंकुशता। क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्षेत्र क्या है, ढेर सारी बातें होंगी। मैंने बताया था ना शुरू में कि पीसीएस में निबंध भी आया है 2017-18 तक भी आया होगा, उसकी चर्चा कर लेंगे। और फिर लास्ट में प्रशासन पर जन नियंत्रण। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।